तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं जसपाल, अभी नौतन कुंवर ने मुझे बताया है। तुम जाओ, लोगों में घुलो मिलो, 10 बजे तक तुमने वहीं रहना है, बाकी मैं देख लेता हूँ। मुझे समझ आ गई है कि मैंने क्या करना है। कोई किसी किस्म की मदद? जसपाल ने पूछा। होगी तो बता दूंगा। ये कंफर्म हो गया है कि वो लड़की इन्हीं के पास है, उसे वहीं कहीं रखा हुआ है, मिल जाएगी। मैं फिर फोन करता हूँ, बलदेव सिंह ने कहा तो वो बहुत हद तक पुरसुकून हो गया। वो तेजी से नीचे आया। हरप्रीत अभी निकली नहीं थी, वो भी इसके साथ चल दिया। अब वो मुख्तलिफ लोगों के घर जाने का इरादा रखता था। ये बात उसने हरप्रीत को समझा दी, लेकिन इस मामले की हवा भी नहीं लगने दी कि वो क्या कर रहा है और वो इस वक्त तक आवारागर्दी क्यों जरूरी है। वो दोनों ही मुख्तलिफ घरों में जाते रहे। उनके पास अनुजीत के लिए वोट मांगने का एक माकूल बहाना था। हर जगह से यही कहा गया कि वो लोग वोट उन्हीं को देंगे। जसपाल और हरप्रीत दोनों ही समझ रहे थे कि वोटर बड़ा सियाना हो गया है। कोई 1% लोग ही इनकार करते हैं और वो लोग नजरियाती किस्म के होते हैं, जो बहुत कट्टर किस्म के हों, वरना कोई भी नहीं कहता। जसपाल ने वक्त गुजारना था, वो गुजार लिया। 10 बज गए थे। उसे बलदेव सिंह के फोन का इंतजार था। इस वक्त वो एक घर में बैठे हुए थे जब बलदेव का फोन आ गया। वो उठकर बाहर निकल गया। इसी दौरान वो इस किस्म की आम सी बातें करता रहा। जैसे वो अकेला हुआ तो बोला, अब बताओ क्या बना। तुमने कभी कहानी सुनी है किसी जिन की किसी तोते में जान होती है? हाँ सुनी है, उसने समझते हुए कहा। तो बस फिर वो तोता हमारे पास है, सुबह तक सारे मामलात हल हो जाएंगे। उसने कहा ओके, फिर सुबह ही देखेंगे। जसपाल ने कहा तो बलदेव सिंह ने फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो हरप्रीत के साथ वापस घर आ गया। उन्हें घर आए कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि ओकी पिंड से कुछ लोग उनके यहाँ आ गए। वो लोग उनके साथ थे जिनकी लड़की अगवा हुई थी और उनका बेटा कत्ल हो गया था। वो सब बाहर लान में बिठा दिए गए। वो भी बैठ ही रहे थे कि जसपाल के साथ हरप्रीत भी उनके पास आ बैठी। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने बात की। जसपाल पुत्र, हम सब तेरे पास आए हैं ताकि तू हमारी मदद करे। हमारी तो कोई भी बात नहीं सुनता। बुजुर्गों बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने बड़े सुकून और ठहरे हुए लहजे में कहा। हमें अब तक ये पता नहीं चल सका कि वो कौन लोग थे, किसने किया सब, लेकिन ये कैसा जुल्म है कि थानेदार भी हमारी कोई बात नहीं सुनता है। उसने एक दरखास्त लिख ली है और FIR काट कर हमारे हाथ में थमा दी है। 2 दिन हो गए हैं, वो हमें मिलता ही नहीं है। चंद बार फोन किया है, अब तो वो गालियां देने लगा है कि फोन क्यों करते हो, कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद करें। लड़की का बाप कहते हुए रो दिया। चले बात करते हैं उससे। जसपाल ने कहा, रब तुम्हारा भला करे, अगर तुम्हारी वजह से हमें अपनी बेटी मिल जाए। लड़की का बाप बोला, उसका फोन नंबर दो, मैं अभी बात करता हूँ उससे। जसपाल ने कहा तो एक नौजवान ने थानेदार का नंबर दे दिया। जसपाल ने मिलाई तो कुछ देर बाद उसने फोन रिसीव कर लिया। जसपाल ने अपना तारुफ कराया तो वो बोला, जी हुक्म। उसके लहजे में तंज आ गया था। वो लड़की जो अगवा हुई है और उसके भाई का कातिल के बारे में कुछ पता चला? कोई तफ्तीश में पेशरफ्त, कोई शक में पकड़ा? ओ कहाँ की तफ्तीश जी, आजकल तो आप सियासतदानों के मामलात ही नहीं सांस लेने देते। कभी किसी की सिक्योरिटी, कभी किसी की VIP का इस्तकबाल, प्रोटोकॉल, ये इलेक्शन भी तो भुगताने हैं। उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। अगर वो लड़की कत्ल हो गई तो क्या होगा, वो किसके जिम्मे होगी? जसपाल ने संजीदा लहजे में कहा, ये तो जी कत्ल करने वाले जाने, या फिर आप मोहल्ले के किसी बड़े से कहें। अब मुझे जो हुक्म मिलता है मैं तो वही करूंगा ना। उसने फिर उसी अंदाज में कहा। ये हुक्म आते कहाँ से हैं जिनकी वजह से बेचारे अवाम को इंसाफ नहीं मिलता? वो तंजिया लहजे में बोला। मैंने बहस नहीं करनी, मुझसे तो जो हो सकता है कर रहा हूँ। दिन रात अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उसने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इन लोगों का कसूर, इन्हें कुछ ना कुछ तो। जसपाल ने कहना चाहा मगर वो तेजी से बात काटता हुआ बोला, ओ जी अब मैं क्या करूं, अंधी तफ्तीश है, कोई सिरा पता वो दें तो मैं उसमें से अभी उठवा लेता हूँ। बाद में आप लोगों ने ही उनकी सिफारिश करनी है कि ये बेगुनाह है, इन्हें छोड़ दें। चलो ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं, आप भी करो। जैसे कोई सिरा पता मिला बताते हैं। जसपाल ने कहा और फोन बंद कर दिया। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। उसने फोन जेब में रखा और थानेदार से होने वाली बात इन्हें बता दी। वो खामोशी से सुनते रहे। सारी बात सुन के वही बुजुर्ग बोला, सरदार जी, ये तो उसकी कुछ भी ना करने वाली बातें हैं ना? मुझे भी यही लगता है।
उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अब ये तो बात पक्की हो गई है कि इस वारदात में कोई ऐसा बंदा मुलव्विस है जो इस थानेदार पर भी अपना हुक्म चला सकता है, उस बुजुर्ग ने कहा। तो जसपाल ने उस लड़की के बाप से पूछा, वो जो लड़का है जिससे लड़की की बात चल रही थी, उनसे कोई इख्तलाफ हुआ या कोई बात? हमारी तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं, यही जहेज की बात थी, इस पर भी कोई इख्तलाफ नहीं था, बस तय हो रही थी बात, बाप ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया। वो लोग कुछ देर बैठे रहे, फिर उन्होंने यही फैसला किया कि निकदर शहर में जाकर किसी बड़े अफीसर से मिला जाए। कल सुबह जाने का फैसला हुआ। जसपाल ने उनके साथ जाने की हामी भर ली और उन्हें ये हौसला दिया कि ये अब उनका मसला नहीं, उसका अपना मसला है। वो लड़की बाजियाब करवाने में पूरी तरह से साथ देगा और जो उन्होंने कत्ल किया है उसका हिसाब भी लेंगे। वो काफी हद तक मुतमईन होकर चले गए। उन्हें गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि नूतन कंवर का फोन आ गया। वो इसी फोन से कॉल कर रही थी जो ट्रेस नहीं होता था। उसने बताया, लड़की उसी गजेंद्र सिंह की शह पर अगवा हुई है, ये मालूम हो गया है। उसके करीबी 2 बंदे पकड़ लिए हैं और उसके साथ उसकी बेटी भी उठा ली है। क्या? उसकी बेटी? मतलब? जसपाल ने हैरत से कहा। तो नूतन कंवर बोली, बलदेव सिंह इस मामले में बड़ा सख्त है। वो लड़की भी तो किसी की बेटी है। क्या किसी अमीर और ताकतवर की बेटी में सरहाब के पर लगे हुए हैं कि वो अगवा नहीं हो सकती? बल्कि बलदेव सिंह ने तो इस लड़की को बता दिया है कि तुम्हारे बाप के गुनाह के बदले में इसे अगवा किया गया है। तो क्या बना? गजेंद्र का कुछ पता चला? उसने पूछा। गजेंद्र को भी बता दिया है और उसे ये भी कह दिया है कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर लड़की वापस गांव न पहुंची तो वो इस लड़की को कहीं दूर ले जाएंगे, नूतन ने बताया। अगवा करने की वजह क्या थी? वही लड़का जिनसे लड़की वालों की बात चल रही थी, उसे पकड़ लिया है, उसी ने बताया है। अब असल बात क्या है ये भी पूरी तरह पता नहीं चला, तफसील मालूम हो जाएगी, नूतन कंवर ने बताया। तो जसपाल अंदर से खोल उठा, यार मैं आता हूं वहां, देखी जाएगी। इसे तो मैं सबक, सारा खेल बिगड़ जाएगा। सुबह तक इंतजार करो, फिर तुम ही उससे सीधे हो जाना, ये लोग दरमियान से निकल हो जाएंगे। नूतन ने कहा, चलो देखते हैं। मुझे नींद नहीं आएगी। जसपाल ने कहा, तुम आराम करो, ये सब देख लेंगे। नूतन कुंवर ने इत्मीनान से कहा और फिर फोन बंद कर दिया। जसपाल का दौरान खून तेज हो गया। नया पैराग्राफ। मैं, बानीता कुंवर और इशफाक चौधरी बहुत देर तक इसी मौजू पर सोचते रहे कि बास ये दावा करता है कि वो मैं उसकी निगाहों के सामने हूं, और ये दावा किस हद तक भी तस्लीम भी किया जा सकता है। उसने दोबारा मुझ पर हमला किया और दोनों बार महज खुशकिस्मती के साथ रब की रजा के बायस में बच गया था। पहली बार रेस्टोरेंट में उसने हमला करवाया। उसे कैसे पता था कि मैं कहाँ हूं? वहां मुझे एक शक था कि जो लोग हमला करने वाले थे उन्हें मेरे बारे में मालूम नहीं था, मतलब उन्होंने मुझे देखा नहीं हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो किसी ट्रैक पर चलते हुए सीधे हमारे सर पर आन पहुंचे। दूसरी बार भी ऐसा हुआ था। मैंने टाउन में जो घर लिया था उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, इसके लिए मैं बहुत राजदारी बरती थी, लेकिन उसने वहां भी हमला करवा दिया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वहां पर कोई भी नहीं था। क्या उसने इसी ताक में वहां हमला किया कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ हमें खौफजदा करने के लिए? या फिर उसे पता ही नहीं चला कि वहां पर कोई नहीं है और सब खुशकिस्मती से बच गए? बास मेरे लिए एक मौमा बनता चला जा रहा था। ऐसा क्यों था? वो खुद मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था या किस्मत मुझ पर मेहरबान थी? मैं यही फैसला नहीं कर पाया था। ये सारी बातें हमारे दरमियान जेर बहस आ चुकी थी, लेकिन कोई सिरा पता हमें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इशफाक चौधरी ने कहा, ये समझने समझाने की बातें तो चलती रहेंगी, इन दोनों का क्या करना है? मेरी बहुत ज्यादा तवज्जो उनकी तरफ रहती है। क्या तुमने इनका कोई ऐसी सरगर्मी देखी है या मामूल से हटकर कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें कोई शक महसूस हुआ है? मैंने पूछा। इन दोनों को कुछ अजनबियों के साथ मिलते हुए देखा गया है। वो ऐसे लोग थे जो ना तो इस इलाके के हैं और ना ही दोबारा देखे गए हैं। साफ जाहिर है वो बाहर के लोग थे। इशफाक चौधरी ने तफसील से बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ किया? कोई मशकूक? मैंने कहना चाहा तो वो बड़ी तेजी से बोला, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका एक अपना मामूल है और वो उसी तरह अपने दिन गुजार रहे हैं।
تانی جب تھی وہ سیکیورٹی کی لگامیں کھینچے رکھتی تھی. علاقے میں کوئی بندہ بھی سر مارتا تھا تو اس بارے میں پوچھ تاچھ کرتی تھی. وہ باخبر رہتی تھی. مجھے علاقے میں پھرنا پڑتا ہے, اس طرف زیادہ دھیان نہیں رکھ پاتا. تم چاہتے کیا ہو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا. میں نے اس کی بات سننا چاہی. میں چاہتا ہوں کہ یہ خطرناک لوگ ہیں. دشمن پھر دشمن ہوتا ہے, اس کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. انہیں چلتا کر دو یا ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرو, کیونکہ 2 دن سے ان کے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے. پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ اس کا بیٹا ہے. وہ کب آیا, کہاں سے آیا, اس بارے میں وہ مطمئن نہیں کر سکا. میں نے جب سے اس کو دیکھا ہے وہ میرے دماغ میں کھٹک رہا ہے. اس نے اپنا خیال واضح کر دیا. تو ابھی چلو ان کے پاس چلتے ہیں. میں نے اٹھتے ہوئے کہا, مجھے یہی خیال آیا تھا کہ اس کا ایک ہی بیٹا اس سے دور تھا جو بمبئی میں رہتا تھا. اگر وہی ہے تو اسے ممبئی میں تلاش نہیں کرنا پڑا, وہ یہی آ گیا ہے. میں اسے فوری طور پر ملنا چاہتا تھا. کبھی میں نے پلان کیا تھا کہ اسے ممبئی میں تلاش کیا جائے, اب وہ ویسے ہی یہیں آ گیا تھا. چلو, اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ گیا. وانیتا اگر تم چاہو تو آرام کرو. میں نے کہا تو وہ بنا کوئی بات کیے اٹھ کر باہر چل دی. اسے میرا یوں کہنا اچھا نہیں لگا تھا اور پورچ میں کھڑی کار کی پچھلی نشست پر جا بیٹھی تھی. اسے مزید کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا, سو میں خاموشی سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا. اشفاق چودھری نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور چل دیا. ہم مسافر شاہ کے تھڑے کے پاس پہنچے تو اس کے ساتھ بنے ہوئے کمروں میں گھپ اندھیرا تھا. کسی کمرے میں کوئی ذرا سی بھی روشنی نہیں تھی. اماوس کی اس رات میں بس تارے چمک رہے تھے. تھڑے کے ارد گرد سے ہی وہی منظر دکھائی دے رہا تھا جہاں ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑ رہی تھی. ان کمروں کے پاس جا کر کار رکی. کار رکتے ہی ایک نوجوان جوگی کمرے سے باہر آیا. اسے شاید ہم دکھائی نہیں دے رہے تھے اس لیے پوری طرح سامنے آ گیا. میں دروازہ کھول کر باہر آیا اور اونچی آواز میں کہا, رام لال کو بلاؤ. وہ میری آواز سن کر چونکا اور پھر پہچان کر ٹھٹک گیا. پھر فوراً اندر کمرے کی طرف چلا گیا. زیادہ وقت نہیں گزرا اور جوگی رام لال باہر آ گیا اور سیدھا میری جانب بڑھا. اس نے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے ہوئے تھے. اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میرے اور جوگی رام لال کے درمیان وانیتا کنور آ گئی. ہو گیا, وانیتا کنور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رکھتے ہوئے تیزی سے کہا تو وہ رک گیا. اس نے اپنی چندیائی آنکھوں سے ہماری جانب دیکھا اور بولا, مہاراج اس سمے کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ او نہیں رام لال, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے بولا, آئیں آ جائیں اندر. وہ اندر کمرے کے اندر اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وانیتا کنور اندر کی جانب بڑھ گئی. اشفاق چودھری اس کے پیچھے بڑھا. پھر رام لال اور میں اندر کمرے میں چلے گئے. اندر فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور اس کے پر دیواروں کے ساتھ 3 بستر لگے ہوئے تھے. ایک دیوار کے ساتھ بستر پر ایک سنجیدہ سا نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. باقی 2 بستر خالی تھے. میں ایک بستر پر بیٹھ گیا تو وہ نوجوان میری جانب بڑھایا, اسے ہاتھ میں لایا. یہ میرا بیٹا ہے جی, سندر لال, ممبئی میں رہتا ہے, مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے. یہی ہے وہ جو زہر بارے اتھارٹی رکھتا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ذرا سا مسکرا دیا. جی یہی ہے, رام لال نے بتایا. یہاں کیسے آیا, قانونی طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے؟ قانونی طریقے سے, غیر قانونی طور پر بھیجا ہے. رام لال کی بجائے وہ بولا. کیسے؟ میں نے سکون سے پوچھا. انہی لوگوں نے جنہوں نے میرے باپو کو یہاں بھیجا ہوا ہے. تمہیں ہی کیوں بھیجا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. کچھ عرصے سے یہاں کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں ملی. وہ مجھ تک پہنچے. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں اور پتہ کروں کہ بات کیا ہے, کیونکہ انہیں یہ تو معلوم ہے کہ باپو زندہ ہے اور آزاد زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وجہ کیا بنی کہ وہ جو معلومات درکار تھیں وہ نہیں مل رہی. سندر لال نے بڑے اعتماد سے کہا, اب تم رام لال کو لینے آئے ہو؟ میں نے پوچھا. یہ تو باپو کی مرضی ہے, یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے جوگی کی طرف دیکھ کر کہا. تو میں نے اس سے پوچھا, ہاں بولو رام لال, کیا چاہتے ہو؟ میں سچی اور دل کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں, اسی جگہ. میں کہیں نہیں جانا چاہتا, نہ واپس اپنے گاؤں مناسکر, نہ کسی دوسری جگہ. میرا پریوار جاتا ہے تو جائے, میں آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی پورے دل سے. اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑی لجالت سے کہا.
और वो मलंग क्या बना उसका? नशा छोड़ा कि नहीं उसने? मैंने जानबूझकर उसके बारे में पूछा। बस 1 हफ्ता लगा उसे खुद पर काबू पाने में। अब ठीक है। रोजाना सुबह थड़े पर झाड़ू लगाता है और इसी तरह शाम को भी। वो अपनी ड्यूटी देता है जो आप उसके जिम्मे लगा गए हैं। वो उसी लहजे में बोला। हाथ उसके जुड़े रहे। देखो भाई रामलाल, मुझे या मेरे किसी बंदे को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और इस दौरान मेरा सलूक भी तुमने देख लिया। तुम्हें तंग नहीं किया गया। सवाल ये है कि तुम यहाँ रहना चाहते हो। अब पता नहीं तुम रह पाते हो या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो वो लोग सारी जिंदगी तुम्हें मशकूक समझते रहेंगे। वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे। क्या कहते हो? मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, ये तो है। वो मुझे मशकूक ही समझेंगे। जोगी ने जवाब दिया तो सुंदरलाल ने तेजी से कहा, नहीं बापूजी, मैं उनसे बात करके आया हूँ। वो भी जानते हैं कि आप मजबूरी में कहीं फंसे हुए हैं। वो तो कोई भी कहानी उन्हें सुनाई जा सकती है। मैं तब से यही पूछ रहा हूँ, और अभी ये महाराज भी आ गए हैं। इनके सामने भी पूछता हूँ कि यहाँ क्यों कर रहना चाहते हो। देख बेटा, मैं सारी जिंदगी इस दश्त की स्याही में रहा हूँ, सहरा की हाँक छानी है, हर तरह के बंदे से मिला हूँ, लेकिन जो शांति यहाँ है मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ कहीं ज्यादा ज्ञान है जो मैंने नहीं देखा। पता नहीं कितनी उम्र है। तुम आगे हो, अपने सारे परिवार को ले जाओ। मैं शांति से यहाँ मरना चाहता हूँ। रामलाल ने खोए हुए लहजे में कहा, इस बार तो चलो ना, फिर चाहे इधर आ जाना। मैंने वहां वादा किया है, उसके बेटे ने कहा। तब मैंने पूछा, जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है क्या वो नहीं जानते थे कि तुम यहाँ पकड़े जा सकते हो? मुझे ये कहानी सुनाने को कही गई है कि मैं अंदरूनी सिंध से यहाँ आया हूँ, वही जो कहानी बापू सुनाते हैं। ये तो बापू जी ने मुझे यहाँ के बारे में बता दिया, और ना तो मैं यही कहानी सुनाने वाला था। मैंने सोचा था कि सुबह आपसे बात करूंगा कि मैं मिलना चाहता हूँ। जाहिर है अब अगर तुम रामलाल को ना लेकर गए तो तुम भी मुंबई में चैन से नहीं रह पाओगे। ठीक है, ले जाओ अपने बाप को और इस मलंग को भी, और उन्हें ये बावर करा देना कि अब कोई बंदा इधर का रुख ना करे। मैंने एकदम से फैसला सुना दिया तो वो एकदम से खुश हो गया। बहुत धन्यवाद महाराज, सुंदरलाल ने खुश होते हुए कहा। तो रामलाल का चेहरा मुरझा गया। तभी मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मनास्कर से वापस मंगवा लूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। सच्ची महाराज? वो एकदम से खिल गया। अभी जाओगे या? मैंने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। जी अभी, आज रात ही। यहाँ के बंदे हैं जिनकी निगाह मुझ पर है। आप यहाँ हुए और उसने भी अपनी बात रोक कर कहा, तो मैं सारी बात समझ गया। इसका मतलब है यहाँ पर काम हो रहा है। मैंने तल्ही से कहा, जाते समय सबके बारे में बता जाऊंगा और एक तोहफा भी दे जाऊंगा। वो खुशी से बोला, तोहफा? वो क्या? मैंने पूछा। मैं बुनियादी तौर पर एक केमिस्ट हूँ। मैंने जहर पर बहुत तजर्बात किए हैं। जिस तरह कुदरती शहद के अपने असरात होते हैं और उन जैसे असरात इंतहाई कोशिश से भी पैदा नहीं किए जा सकते, इसी तरह सांप के मुंह में बना हुआ जहर भी अपनी हैसियत रखता है। इस तरह के हवास केमिकल से नहीं बनाए जा सकते। अगर किसी शय में मोहलिक असरात हैं तो इसी में जिंदगी बख्श असरात भी हैं। जरूरत सिर्फ तलाश करने की है। सांप के जहर के इंसानी बदन पर जो असरात हो सकते हैं, मैंने इन पर बहुत काम किया है। अब तक मेरे 2 तजर्बे बहुत कामयाब हुए हैं। उसने बताया। कौन से? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मैंने एक ऐसी दवा तैयार की है जो किसी इंसान को एक खास मिकदार में दी जाए तो उसकी सोचों पर काबू पाया जा सकता है। किसी दौर में हशीश से काम लिया जाता था। वो सब वक्ती नशे हैं, लेकिन ये ऐसा है कि चंद दिन तक एक खास मिकदार बदन में उतार दी जाए तो इंसान की सोचों को तब्दील कर दिया जाए, तब उससे जो चाहे नतीजा ले सकते हैं, और ये वक्ती नहीं होता। उसे तफसील से बताया। इसके असर खत्म करने के लिए मैंने पूछा, इसका तोड़ है, लेकिन मैं यही बताता हूं कि इस दवा का असर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्हें सिर्फ मरने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए दवा आम इस्तेमाल में नहीं लाई जाती और एक खास अहमियत इख्तियार कर गई है। मैं अगर तोड़ दे दूं तब मेरी अहमियत तो खत्म हो गई ना? वो मुस्कुराते हुए बोला। मुझे वो बहुत ही तेज और समझदार लगा था।
अपना बचाव पहले सोच के रखने वाला अक्सर कामयाब ठहरता है। वो तो आम सा है। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप चूंकि बहुत तेज खुशबू लगाने के आदी हैं, इसलिए मैं वो आपको बता रहा हूं। उसने कहा तो मैं चौंक गया। क्या उसे भी ये बहुत बुरी बात लग रही है? लेकिन मैं खामोश रहा ताकि मैं उसकी बात सुन सकूं। वो कह रहा था, बाथिंग टब में सिर्फ एक कतरा डाल दिया जाए, उसमें नहाएं, आपके बदन से ऐसी भीनी भीनी खुशबू फूटेगी कि दूसरी सिनफ मदहोश हो जाएगी। ये छोटा सा चमत्कार मैंने पैसे बनाने के लिए किया हुआ है। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये चीजें तुम साथ में उठाए फिर रहे हो? वनीता कुंवर ने पहली बार बात की। भेस जो बदल कर आना था यहाँ, और भी बहुत कुछ है जोगी की पोटली में। ये कहकर वो हल्के से हंस दिया। पहली वाली का तो ठीक है, दूसरी वाली का कोई साइड इफेक्ट? मैंने पूछा। कोई नहीं, ये मेरे अमीर तरीन क्लाइंट्स के लिए है। लोग उनसे पूछते हैं ये परफ्यूम दुनिया के किस मुकाम से मिलता है, मगर वो नहीं बताते। उसने ये बात संजीदगी से कही। इसका तजर्बा करवाने के लिए तुम्हें एक दिन रुकना पड़ेगा। मैंने उसे कहा तो वो बोला, जैसे आपकी मर्जी, मैं एक हफ्ता भी रुक जाऊंगा। पहले दवा का तजर्बा कर लें। ठीक है, तुम अभी रहो यहाँ पर, बल्कि पूरे परिवार रहे। सुबह से तजर्बात करेंगे, और दूसरी अगर कोई चीज हुई तो इस पर भी बात हो जाएगी। मैंने कहा, और अगर तुम्हारी बातें गलत और तुम्हारे दावे झूठे हैं तो अभी रातों रात निकल जाना। ये ना हो कि सुबह मेरा इरादा बदल जाए। वानीता कुंवर ने कहा। तो इस पर सुंदर लाल ने, केमिस्ट ने घूम कर उसे देखा, फिर न जाने क्या सोच कर खामोश रहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को हिलाने लगा। मैंने मजीद कोई बात नहीं की और उठ गया। मैं मलंग को देखना चाहता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो वो सामने खड़ा था। मुझसे हाथ मिलाया तो मैंने पूछा, अब कैसे हो? आपने ड्यूटी लगा दी। जो मजा उस ड्यूटी में है शायद ही किसी और शय में है। वो तशक्कुर भरे अंदाज में बोला, चलो बाकी बातें सुबह होंगी। मैंने कहा तो वो कार में जा बैठा। इतने में वही सुंदरलाल तेजी से मेरी तरफ आया। उसने एक कागज मेरी जानिब बढ़ाकर कहा, ये मैंने दूसरी दवा का पूरा फार्मूला लिख दिया है। ये किसी भी माहिर केमिस्ट को दे दें, वो ये दवा तैयार कर देगा। इससे ये भी पूछ लें कि इंसानी बदन पर इसके क्या असरात होंगे, और ये दवा इसका तजर्बा करवा लें। मैंने कागज पर वो पर्चा पकड़ा और दवा पकड़ ली। मुझे लगा कि वानीता कुंवर की बात उसे खा गई थी। एक फितरी सी बात थी, किसी की जात और काम को जब नजरअंदाज कर दिया जाए तो उसका रद्देमल जरूर होता है। मुझे यकीन हो गया कि वो सुंदरलाल ठीक कह रहा है, वरना उसकी मौत उसके सामने थी। और फिर ये भी मुमकिन था कि वो खुद को खत्म करके हमें मार देना चाहता हो। कुछ भी मुमकिन हो सकता था। हवेली वापस हुए आधा घंटा गुजर गया। रास्ते में इशफाक चौधरी यही कहता रहा कि उन्हें जिस कदर जल्दी हो सके यहां से रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि हम भी उनकी वजह से लपेट में आ सकते हैं। मैंने इनके बारे में सुबह फैसला करने का कहा। रात गहरी हो गई थी। मैं बेड पर आन लेटा। तभी मुझे ख्याल आया। मैं अपने दोस्त को फोन किया और हालात पूछे। उसने कहा, वहां कोई बंदा नहीं आया जिसे मशकूक कहा जा सके। चलो ठीक है, मैंने कहा और सोने के लिए लेट गया। वानीता कुंवर मेरे साथ बेड पर थी। वो भी लेटते ही सो गई। रात काफी हो गई थी। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो सूरज मशरकी उफक से नहीं निकला था। मैं गहरी गहरी सांसें लेता हुआ हवेली की छत पर जाने लगा तो हवेली ही के एक मुलाजिम ने मुझे कहा, बाहर एक जोगी आया खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। सुंदर लाल नाम बताया है, कहाँ है वो? मैंने लान में बिठा दिया है। उसने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। मैंने कहा तो वो पलट गया। मैं थोड़ी देर कॉरिडोर में टहलता रहा, फिर नीचे चला गया। वो लान में कुर्सी पर बैठा हुआ था। कैसे आए सुबह सुबह, हैरियत? मैंने पूछा। जी, रात वो आपकी सिक्योरिटी गार्ड ने जो बात कही वो मुझे बहुत खुली है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि खुद अपने सामने तजर्बा करवा सकूं। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन शूट कर दे। उसके लहजे में दुख से ज्यादा अना बोल रही थी। वो मेरी दोस्त है यार, तुम इसकी बात का बुरा ना मनाओ, उसने जो कहा। मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काटते हुए कहा, आपने जो मेरे बापू पर दया की है मैं इसका एहसान भी नहीं दे सकता। आप चाहते तो उन्हें कत्ल कर सकते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। वो आपके दुश्मन थे।
मैं ये साबित करके जाना चाहता हूँ कि मैं दुश्मनी नहीं कर रहा। मैं यहाँ से जाऊंगा तो आपका एहसानमंद होकर, और जब यहाँ से चला जाऊंगा तो आप मेरे एहसानमंद होंगे। मैं आइंदा भी दोस्ती साबित होऊंगा। आप नहाएं इससे, मैं हूं इधर। उसने जिद्दी से लहजे में कहा। तो मैं उसकी ज़हनी हालत को समझने लगा था। वो वहां का माना हुआ केमिस्ट अपने बाप को बचाने और रा के कहने पर यहाँ आया था। अपनी अना पर हल्की सी ज़रब भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अच्छा ठीक है, आओ अंदर बैठते हैं और चाय पीते हैं, मैंने कहा तो वो उठकर मेरे साथ अंदर आ गया। वनीता कवर मुझसे पहले ही वहां मौजूद थी। मैंने इससे कोई बात नहीं की। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। मैंने उसके सामने एक कतरा टब में डाला तो खुशबू हर तरफ फैल गई। वो बाहर इंतजार करने लगा। मैं खूब नहाया, यहाँ तक कि मैं पुरसकून हो गया। वो जो तेज खुशबू मेरे साथ चिमटी हुई थी वो दूर हो गई। एक भीनी भीनी खुशबू ने मुझे अपने हिसार में ले लिया, जो बहरहाल मुझे अच्छी लग रही थी। वाकई मस्त कर देने वाली खुशबू है, वानिता कुंवर ने हमार आलूद लहजे में कहा। तो सुंदर लाल एकदम से खुश हो गया। मैंने नाश्ता लगवाने का कह दिया। नाश्ते के दौरान वो बहुत सारी बातें करता रहा, जिनमें से कुछ की मुझे समझ आई और कुछ की नहीं। जिस वक्त वो जाने लगा तो उसने 2 छोटी छोटी बोतलें मेरी जानिब बढ़ाई। वो 2 मुख्तलिफ रंग की थी। ये क्या है? ये आप बाद में सुकून से बैठकर समझें। मैंने उसके साथ सब कुछ लिखकर इस लिफाफे में डाल दिया है। अब मुझे आज्ञा दें, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने इसे हाथ मिलाया तो वो चला गया। दोपहर हो चुकी थी जब मैं वनीता कुंवर हवेली से निकल पड़े। इशफाक चौधरी ने वहां के एक एक मामले के बारे में मुझे बताया। इलेक्शन के लिए माहौल तैयार हो रहा था। इलाके में सियासी पार्टियों के कारिंदे अपने अपनी तौर सरगर्म थे। हमने हर मौजू पर बहुत देर तक बात करते रहे थे, यहाँ तक कि इशफाक चौधरी के पास सारी बातें खत्म हो गई। उसकी तान यहीं पर आकर टूटी कि इन्हें यहाँ से भेज दिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी इदारे को मालूम हो गया कि वो कौन है और उन्हें यहाँ हमने रखा हुआ है तो वहाँ की मुसीबत आ जाएगी। मैंने इसकी बात मान ली और कुछ देर के बाद मुसाफिर शाह के थड़े की तरफ चल दिए थे, ताकि इनके पास जाकर इन्हें वहां से चले जाने का कह दिया जाए। अभी तक मेरे बदन से जो भीनी भीनी महक उठ रही थी उसने मुझे मदहोश सा कर दिया था। इशफाक चौधरी दूसरी कार में था। उसके साथ 2 लोग थे। हम वहां जाकर रुके और देखा जोगी, रामलाल, सुंदरलाल और मलंग बाहरी जमीन पर गडरी बिछाकर बैठे हुए थे। मैं इनके पास जा बैठा और कुछ देर बातों के बाद उन्हें वहां से चले जाने को कहा। देखें, मैं यहाँ नहीं रहा, ना ही मुझे रहना है, लेकिन आप लोगों के पास हमारे दोस्त को परेशानी हो रही है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो लोग आपकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। हम आज ही यहाँ से चले जाते हैं। आपसे राब्ता रहेगा, जोगी रामलाल ने कहा। तो मैंने इसे समझाया, हमें आप लोगों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हैं, यहाँ किस लिए थे। हमने आप लोगों के साथ अच्छा सलूक सिर्फ इसलिए किया कि आप फकीर लोग हैं। यही बयान हर जगह देना। हम आपको यहाँ से अब नहीं जाने देना चाहते थे कि आप लोग खुद ही यहाँ से चले गए। जी, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, उसने कहा। तो मैं वहां से उठ गया। फिर हम वहां से चल पड़े। इशफाक चौधरी हमें नूर नगर से बहुत दूर तक छोड़ने आया था। नया पैराग्राफ। 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। जसपाल अपने कमरे में बेड पर पड़ा यही सोचे चला जा रहा था कि अब तक बलदेव सिंह का फोन नहीं आया और ना ही नूतन कंवर ने इतला दी। वो यही सोचे चला जा रहा था कि इन्होंने मुझे बांध कर रख दिया है। अगर मैं वहां होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। उसे खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी उसने नूतन कंवर को कॉल कर दी। उसकी आवाज सुनते ही बोला, अब तक क्या? गजेंद्र सिंह से बात चल रही है। वो चाहता है कि उसकी बेटी दे दी जाए और वो लड़की ले ली जाए, और जो उसका भाई कत्ल हो गया वो किस खाते में जाएगा? उनकी जो गांव में बेइज्जती हुई वो किधर जाएगी? नहीं, कोई ऐसा नहीं। जसपाल ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। तो नूतन ने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम सुनोगे? ये कहकर वो एक लम्हा को रुकी और फिर कहती चली गई, बलदेव सिंह बिल्कुल नहीं मान रहा है। वो इसी बात पर अड़ा हुआ है कि लड़की को लो और सीधा थाने चले जाओ। वहां जाकर अपने जराइम का एतराफ करो। जैसे ही तुम ये करोगे लड़की घर भेज दी जाएगी।
اگر پھر بھی نہیں مانے تو وہ لڑکی لینے خود اس کے ہاں آ رہے ہیں، جتنی سیکیورٹی لگانی ہے لگا لے۔ تو پھر میری ضرورت ہوگی، میں آ رہا ہوں۔ جسپال نے تیزی سے کہا، لڑکی ہم نے بازیاب کر لی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اس نے بتایا تو جسپال بولا، پھر وہ لڑکی کیسے لائے گا؟ یہ عجیب بات ہے۔ دراصل اس نے لڑکی جہاں رکھی ہوئی تھی وہیں پر ان کے بندے قابو کیے ہوئے ہیں۔ اسے یہی پتا ہے کہ لڑکی اس کے قبضے میں ہے۔ گجیندر اب تک اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ معاملہ کچھ دوسرا ہے، وہ میں صبح آ کر بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی نہ لائے تو اچھا ہے، اس کی بیٹی بھی تو ہمارے پاس ہے۔ بلدیو سنگھ صرف اس سے قتل کا اعتراف کرانا چاہتا ہے، نوتن کنور نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔